Brahman, I'm audible to you. Yes, sir. Brahman, I'm audible to you. Yes, sir. चलिए आज हम लोग एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्टिंग करते हैं। नाउ लुक एट योर स्क्रीन केयरफुली। इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। सो कॉम्प्रिहेंशन बच्चों कुछ इस तरह से है। लुक एट द इक्वेशन। 6x² माइनस 25 टाइम्स x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 25 अपॉन x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये वजह आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि कितना वैल्यू होगा x माइनस 1/x। ऑप्शन बी ए पार्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 1/2। बी पार्ट इज गोइंग टू बी 3/2। सी पार्ट इज 2 and the d part is going to be 5/2। Second question being, you have to tell the value of, यानी कि वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज आपको बतानी है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x² प्लस 1/x। मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज। ऑप्शन बी ए पार्ट, इट्स 6। बी पार्ट इज गोइंग टू बी 62/9। सी पार्ट इज गोइंग टू बी 8 and d part is going to be 82/9। देखिए वजह इसकी स्टार्टिंग जो है वो कैसे होगी। इस पूरी स्टेटमेंट में आप देखिएगा 6 अपॉन x² और 6x² एंड 6 अपॉन x²। फिर आप देखिए -25x और यहाँ पे 25/x है। अब मैं यहाँ टर्म्स को क्लब करना शुरू करूंगा। देखिए इस तरह से 6x² प्लस 6 अपॉन x² -25 टाइम्स। मैं इन दोनों टर्म्स को क्लब करूंगा और इसमें से -25 कॉमन निकाल रहा हूं इनसाइड द ब्रैकेट। आई थिंक यू आर गेटिंग x -1/x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो जाए आपके पास। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में यहां से आई एम टेकिंग आउट 6 कॉमन। सो नाउ इट विल बिकम x² प्लस 1/x² -25 टाइम्स इट इज x -1/x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इस पोर्शन में क्या करिएगा, इस पोर्शन को आप ऐसे लिख पाइएगा, इट इज बेसिकली x -1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। बहुत ध्यान से देखना मुझे। x² प्लस 1/x² विल बी रिप्लेस्ड बाय एंटायर एक्सप्रेशन। x² प्लस 1/x² विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस एंटायर एक्सप्रेशन x -1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये ऑटोमेटिकली बनेगा 6 टाइम्स इट इज x -1/x का होल स्क्वायर प्लस 12, क्योंकि 6 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, -25 टाइम्स
It is going to be x minus 1 by x plus 12 equals to 0. किसी स्टेप पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो इस समय अगर आप देखेंगे, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, हम्म, वो कैसे है सर? एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। आप एक काम करो ना, और इसको एक्सपैंड करो। देखो इसमें क्या लॉजिक है, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ऐसे नहीं बनेगा। इट विल बिकम एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स स्क्र माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 बाय एक्स। ये बना कि नहीं बना? यस सर। मैंने 2 अपने तरफ से ऐड कर रखा है, तो ये 2 और माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यस सर, ठीक। ठीक है ना? तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया मैंने। तो अब आप बताओ ये अल्टीमेटली आपके पास क्या बना? इट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक इन एक्स माइनस 1 बाय एक्स। उसको मैं फिर लिख रहा हूं, ये कुछ ऐसे बना हो जाए आपके पास 6 टाइम्स, देखिए, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या करिएगा, -25 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 24 हो जाएगा। देखिए -25 टाइम्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाइए कि पुट कर दीजिए आप x माइनस 1 बाय एक्स को अपने लिए z मान लीजिए, थोड़ा इजी रहेगा। आई थिंक नॉट कम्स आउट टू बी 6z स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स z प्लस 24 इक्वल टू 0। नॉट इज गोइंग टू बिकम ए क्वाड्रेटिक इन z। अब देखो इस समय आपको ये समझना है कि आपको फैक्टर बनाने हैं, तो बताइए कैसे बन पाएंगे फैक्टर, क्योंकि -25 को स्प्लिट करना है और यहां पर कांस्टेंट टर्म आपकी 24 है, कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर आपका 6 है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि 6 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा इट कम्स आउट टू बी 144। तो 144 को किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि स्प्लिटिंग जो है उसका जो सम है वो 25 हो जाए। मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो -16 इंटू -9 इसका स्प्लिटिंग जो है। तो अब ये कह सकते हैं कि नाउ दिस कम्स आउट टू बी 6z स्क्वायर माइनस आपके पास होगा 9z माइनस 16z प्लस 24 इक्वल टू 0। इस पोर्शन में क्या करिएगा, कॉमन निकलेगा। आई थिंक कॉमन आप निकालिएगा तो 3z, तो अंदर बचा आपके पास आ जाएगा 2z माइनस 3, और यहाँ पे आप कॉमन निकालिएगा तो -8, और अंदर आपके पास हो जाएगा 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो नॉटशल में आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम 3z माइनस 8 इंटू 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली 0 पुट करोगे तो z का जो वैल्यू है दिस विल बी 8/3 हो जाएगा, या फिर वजह आपके पास आएगा 3/2। z का मतलब बेसिकली x माइनस 1/x है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें भी यही पूछा गया है कि वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज। तो आई थिंक अगर आप देखेंगे तो वी आर गेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x। एक आपके पास 8/3 और एक 3/2 है। सो आई थिंक द आंसर विल कम आउट टू बी द बी पार्ट। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरे प्रॉब्लम में आपको एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र जो है उसका वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू निकालना है। देखिए अगर आपको सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र का वैल्यू निकालना है और आप सिर्फ जानते हैं कि आपका x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है, क्योंकि वही आपका z है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र विल बी x माइनस 1/x का कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस 2। वो यूज कर लीजिएगा। आई थिंक अगर आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, अच्छा अब आपको ये भी समझना है कि वी आर हैविंग टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x, एक आपकी 3/2 और एक आपका 8/3। तो दोनों को लेकर के चलिएगा क्योंकि ये वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x माइनस 1/x को, अगर मैं 8/3 लेता हूं तो आई थिंक जो नंबर वन आपके पास है वो क्या बनेगा, देखिए नंबर वन आपका कुछ ऐसे बनेगा। इसको मैं नंबर वन बोल रहा हूं। इट विल बिकम सिंपली 8/3 का कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस 2। सो दिस विल बिकम 64/9 प्लस 2, अल्टीमेटली 64 प्लस 18/9 हो जाएगा। दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 82/9।
उसके बाद जब मैं पुट करूंगा x-1/x को इक्वल्स टू 3/, तो क्या होगा वजह, अब ये बन जाएगा 3/2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2, विच कम्स आउट टू बी 9/4 प्लस 2. आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी 9 + 8/4 विच इज इक्वल टू 17/4. तो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज बोला है, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आई थिंक 82/9 जो है वो आपके फेवर में जा रहा है. So the answer will come out to be simply 82/9, and that's it. This question has appeared in your examination of CDS 2022. ये मैं आपको यहाँ कोट कर रहा हूँ. This question has appeared in the CDS examination 2022. Good question. Any question you have in your mind regarding the concept जो मैंने आपको बताया, आप पूछ सकते. चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. This question is basically of the year CDS 2022. लैंग्वेज है आपको मुझे वैल्यू ऑफ के बताओ. वैल्यू ऑफ के बताइएगा फॉर विच द पॉलिनोमियल k-3 into x square minus kx minus 1 has no real linear factors. इसके ऑप्शंस हैं आपके पास. ए पार्ट बी, k is going to be less than -6. B part B, k lies between -6 and 2. C part B, k lies between 2 and 6. And the D part being k is bigger than 6. देखिए इस क्वेश्चन में अगर पॉलिनोमियल जो कि एक क्वाड्रेटिक है x में, अगर उसके कोई भी रियल लीनियर फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पार्ट का जो डिस्क्रिमिनांट है वो नेगेटिव है. तो डिस्क्रिमिनांट जो है वो आपका नेगेटिव. डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव होगा तो डिस्क्रिमिनांट का मतलब यहां पर आप अगर देखेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ x जो है वो आपका -k, तो -k का स्क्वायर -4 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर k-3 मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट जो कि यहाँ -1 है. ये पूरा का पूरा जो आपके पास है एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो जाएगा. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इट विल बी k² प्लस 4k -12 विल बिकम लेस देन 0. नाउ अब आप इसको जो है वो स्प्लिट करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो आई थिंक इट विल बिकम k² प्लस 6k -2k -12 विल बिकम लेस देन 0. फर्दर स्प्लिटिंग करोगे इट विल बिकम k इंटू k प्लस 6 -2 टाइम्स इन द ब्रैकेट k प्लस 6 विल बिकम लेस देन 0. तो अगर आप नटशल में इसको देखेंगे तो दिस विल बिकम k -2 इंटू k प्लस 6 का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0. हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है. तो अगर आप देखेंगे तो इस केस में k कहाँ लाई करेगा, k आपका जो लाई करेगा वो -6 से लेकर के 2 के बीच में. So this is going to be the required solution. So the answer is going to be your B part. इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते. Now let's move to the next concept. देखो आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बात कर रहे हैं वो है अब आपका कॉन्सेप्ट कॉमन रूट. हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. पहली आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दूसरा इक्वेशन आपके पास है dx² प्लस ex प्लस f इक्वल टू 0. इन दो इक्वेशंस के रूट्स की मैं बात कर रहा हूं. मान लीजिए पहली इक्वेशन के रूट्स आपके पास अल्फा बीटा है, दूसरी इक्वेशन के रूट आपके पास अल्फा गामा है. तो इसका मतलब है कि अल्फा जो है वो ऑटोमेटिकली दोनों इक्वेशंस में आपका कॉमन रूट है.
तो पहले तो हम एक स्टडी करेंगे कि क्या कंडीशन है। पहले तो हम बताएंगे कि कौन सी कंडीशन होती है जिसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कॉमन रूट। देखो वो कंडीशन आपने कैसे याद रखनी है। आप एक काम करिए, दोनों इक्वेशंस में ना पहले जो कांस्टेंट है ना, दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट उनको लेकर के कॉलम बनाओ, सी एफ। उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लेकर के कॉलम बनाओ। फिर आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को लेकर के कॉलम बनाओ। फिर उसके बाद अगेन जो कांस्टेंट है ना उनको दोबारा लिख दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने दोनों इक्वेशंस की जो कांस्टेंट टर्म्स है ना उनको लेकर के पहला कॉलम बना। उसके बाद आपने दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को ले एक्स स्क्वायर जो है उसको लेकर के दूसरा कॉलम बनाना है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो आपके पास है उसको लेकर के तीसरा कॉलम बनाना है। और जो पहला कॉलम है उसको रिपीट कर दीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस समय आप जो पहले दो कॉलम्स है ना उनको आप डिटर्मिनांट के कॉलम मान लीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करेंगे तो जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा तो ये बनेगा सी डी माइनस ए एफ। ये जो भी आएगा इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। इक्वल टू क्या करेंगे मुझे, इक्वल टू के बाद आपने करना क्या है कि नंबर सेकंड जो आपका कॉलम है और जो नंबर थर्ड कॉलम है ना उसको लेकर के 2/2 का डिटर्मिनेंट बना। तो अब जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा ए बी डी ई। इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू जो आपके पास आएगा वो आएगा ए ई माइनस बी डी। इसको लिख दीजिएगा, इसमें स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे। फिर बच्चा आप क्या करेंगे, अब आपने जो तीसरा कॉलम है बीई और जो चौथा कॉलम है ना सी एफ उसको लेकर के जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बोल रहा है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो वो बन जाएगा बी एफ माइनस ई सी। बस पहला कॉलम जो आपने बना रखा था ना, यानी कि जो पहला और दूसरे कॉलम को लेकर के जो डिटर्मिनेंट बनाया था उसका जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना, बस यही कंडीशन है आपके पास। ये कंडीशन होती है आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, अगर उनमें आपका कॉमन रूट आ। इस कंडीशन को एज इट इज आपने याद रखना। और अगर मुझे कोई कहे कि जी आप एक काम करिए, मुझे कॉमन रूट निकाल के बताइए, तो कॉमन रूट कैसे निकलेगा। कॉमन रूट जब आप निकालेंगे तो उसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट करने वाले, उसमें आपने करना क्या है कि जो सी डी माइनस ए एफ है उसको आप किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। देखो आप यहां पर ऐसे करना, ये जो सी डी माइनस ए एफ है ना जो लेफ्ट में है उसको स्प्लिट करके दो पार्ट कर दीजिएगा और एक पार्ट जो है उसके नीचे आप लिखिएगा सिंपली एज ए माइनस बी डी। और जो सी डी माइनस ए एफ का दूसरा पार्ट है उसको बी एफ माइनस ई सी के नीचे ले जाइएगा। तो बी एफ माइनस ई सी के नीचे आपको मिलेगा सी डी माइनस ए एफ। अब इसमें से किसी को भी पकड़ लीजिएगा तो यही आपका कॉमन रूट अल्फा का वैल्यू। तो जो कॉमन रूट अल्फा होगा वो या तो वैसे आपका सी डी माइनस ए एफ अपॉन ए माइनस बी डी होगा, या फिर वो आपके पास होगा, उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ये बन जाएगा आपका बी एफ माइनस ई सी अपॉन सी डी माइनस। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका कॉमन रूट है तो ऑटोमेटिकली जो ये कंडीशन है स्टार वाली ये आपके पास वैलिड होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। और जो कॉमन रूट है उसको जब हम निकालेंगे तो स्टार डैश वाली जो कंडीशन है उससे निकाल। जैसे वजह आपके पास एक इक्वेशन है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूं एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं आपको ये बताऊं इन दोनों इक्वेशन में पहली इक्वेशन के रूट होंगे 2,3 और दूसरी इक्वेशन के रूट होंगे आपके पास 2, तो आई थिंक आप एक बात समझेंगे कि अगर ये आपके पास रूट्स हैं तो एक बात तो श्योर शॉर्ट है कि इन दोनों इक्वेशन में जो कॉमन रूट है वो आपका 2 है। तो अगर कॉमन रूट 2 है तो ऑटोमेटिकली जो स्टार वाली कंडीशन है वो आपके पास वैलिड होनी चाहिए। तो अब देखो क्या करेंगे, आप स्टार वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, तो कैसे आप इसको बता पाएंगे। आप दोनों इक्वेशन में ना जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको लेकर के पहला कॉलम बनाइए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लेकर के दूसरा कॉलम बनाइएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को लेकर के तीसरा कॉलम बनाइएगा दोनों इक्वेशंस में। और जो
कांस्टेंट टर्म्स उनको दोबारा रिपीट कर दीजिए। फिर आपको जैसे मैंने बताया, अब अगर मैं पहला जो ये आपका डिटर्मिनांट है उसको सॉल्व करूंगा, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका मैं स्क्वायर करूंगा, वो बेसिकली ये बन जाएगा आपका एलएचएस, स्टार का एलएचएस बन जाएगा। तो मुझे लगता है अगर मैं इसको सॉल्व करूं मुझे, तो ये आपके पास क्या आएगा देखिए, ये बनेगा 6 - 2 का स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं 16 होता है। ये आ गया आपके पास एलएचएस। और मुझे जब आरएचएस की बात करनी है, तो स्टार का जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली क्या है, वो आपके पास यहां पर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को लेकर के जो डिटर्मिनांट बन रहा था उसकी वैल्यू। तो 2/2 का डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या बनेगा, 1 × -1 विल बी -1, और प्लस आपका 5 हो जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, अब ये मल्टीप्लाई करेगा जो आपका थर्ड कॉलम और जो फोर्थ कॉलम का डिटर्मिनांट है उसकी वैल्यू के प्रोडक्ट से। तो -5 और -2 बनेगा -10, जिसमें आप ऐड करेंगे 6। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस सारे का जो प्रोडक्ट होगा इसका वैल्यू जो है वो अगेन आपके पास 16 आएगा। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया कि स्टार कंडीशन वैलिड होगी। अब आप जानते हो दोनों में जो कॉमन रूट है वो आपको दिख रहा है 2। तो कॉमन रूट कैसे निकलेगा, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम कॉमन रूट की बात कर रहे हैं, अगर उसको हम अल्फा कहें, तो आपके पास जो कंडीशन आ रही है जो वो कुछ ऐसे आ रही है, 6 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आई थिंक ये बन रहा है -1 + 5 इंटू आपके पास आ रहा है -10 + 6। तो जैसे मैंने बताया कि 6 - 2 है ना, तो 6 - 2 के नीचे आप ले आइएगा -10 + 6। देखते रहना, मुझे कहीं पर कोई मिस्टेक होगा तो मुझे बताइए। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताओ बहुत केयरफुल रहिएगा, मैं कहीं मिस्टेक कर सकता हूँ। ऑलराइट। और या फिर आपके पास क्या होगा, मुझे लगता है BF - EC। तो देखो मैंने यहां पर जो है ना वो एक गलती की, अगर आप देखेंगे, क्योंकि BF - EC का रोल प्ले कर रहा है -10 + 6, तो इसके नीचे आता है आपका CD - F। तो AE - BD जो है ना वो एक्चुअल में आपका CD - F के नीचे आता है। तो यहां पर AE - BD का रोल प्ले कर रहा है -1 + 5। तो वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, देखिए। तो मैं यहाँ पर देखिए, कहीं पर कोई मिस्टेक होगा तो मुझे बताइए। मैं यहाँ पर इसको सही कर रहा हूँ, मुझे जस्ट ए मोमेंट। CD - AF अपॉन आपके पास आ रहा है AE - BD। देखो अब मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। तो आई थिंक AE - BD कितना बना हुआ है आपके पास, ये बना -1 + 5। और यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए, आई थिंक यू आर गेटिंग नाउ BF - AC जो कि -10 + 6। उसके नीचे कितना आ रहा है बताइए। देखते रहना मुझे, मैंने एक मिस्टेक किया, सो बी केयरफुल, वो मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और नीचे आपके पास जो आएगा, आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी, यस एनीबडी प्लीज, 6 - 2। आप में से कोई मुझे बताएगा मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है, गुरमन? जैसे ब्लंडर मिस्टेक माय डियर। देखो मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, जब मैंने आपको कहा कि दोनों इक्वेशंस को लिखने के बाद आपने कांस्टेंट को लेकर के पहला कॉलम बनाना हो, यहाँ -2 आएगा, 6 - 2। ये भी 6 - 2 होगा। तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास जो बनेगा, ये बनेगा 6 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 8 का स्क्वायर। और जो राइट हैंड साइड बनेगा वो कितना बनेगा, वो आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, 10 + 6 हो जाएगा। तो ये प्लस होगा, तब भी आपका RHS और LHS बराबर होंगे। तो यहां पर चेंजेस क्या होंगे देखो, 6 + 2 अपॉन -1 + 5, और यहां पे बनेगा 10 + 6 और नीचे आएगा 6 + 2। ये चेंजेस को समझना। अब बताओ यहां से कितना वैल्यू होगा, 6 + 2 के नीचे 4 आएगा, तो आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2। और यहां से आप निकालोगे तो 16 के नीचे 8 आएगा, तो ये भी 2 है। तो बताइए कॉमन रूट तो वही आ गया जो।
Any question you have, any doubt, you are free to ask. Kurman, any question please? नो सर, क्लियर। ठीक है जी। अब अच्छा, मैं इसके बाद चल रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या, दिव्या, एनी प्रॉब्लम आई डियर? नो सर। चलिए, ये तो हमारा आर्टिकल हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मेरा फर्स्ट नोट, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी। दूसरी इक्वेशन है मुझे आपके पास डी एक्स स्क्र प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू सी। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मान लीजिए इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन रूट, और फिर मैं बात करता हूँ अदर रूट की। देखो सपोज करो कॉमन रूट आपका कुछ इस तरह का है, तो आई होप अंडरस्टैंड कॉमन रूट आपके पास कॉम्प्लेक्स है। तो आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी अकेला नहीं होता है, वो अपने साथ हमेशा अपना कॉन्जुगेट लेके चलता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन का अगर एक रूट p माइनस आयोटा क्यू है, तो ऑब्वियसली बात है उसका दूसरा रूट जो है वो इसी का कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का अगर एक रूट p माइनस आयोटा क्यू है, तो उसका अदर रूट जो बनेगा वो p प्लस आयोटा क्यू हो जाएगा। यानी हुआ क्या मुझे, इन दोनों इक्वेशंस में बोथ रूट्स कॉमन हो, बोथ रूट्स आर सेम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस समय आप ये कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक आपको दिए गए हैं उसमें ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब डिस्क्रिमिनांट आपका नेगेटिव होगा, दोनों क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव, तभी तो आपका कॉम्प्लेक्स रूट कॉमन आ रहा है। अब आइए वजह दूसरा सिचुएशन देखिए, नोट। अब ऐसा करते हैं कि मान लो आपका पहला इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दूसरा इक्वेशन है आपके पास डी एक्स स्क्र प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू सी। इन दो इक्वेशंस में हम बात करते हैं कॉमन रूट की। तो कॉमन रूट जो है वो मान लीजिए आपके पास आता है p माइनस रूट की। तो जब मैं बात करूंगा अदर रूट की, तो अदर रूट का क्या मतलब होगा, देखिए इस समय जो आपका कॉमन रूट आ रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली आपका इरेशनल रूट है। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि इरेशनल रूट जो है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, वो अपने साथ हमेशा अपना कॉन्जुगेट लेके चलता है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का अगर एक रूट p माइनस रूट क्यू है, तो अदर रूट विल बिकम p प्लस रूट। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का आपका जो अदर रूट होगा वो p प्लस रूट। तो नटशल में आप देखोगे तो फिर वही बात आ गई, दोनों इक्वेशन में बोथ रूट्स आर सेम। तो इस समय आप कह सकते हैं कि अगर दूसरा नोट में देखेंगे तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डी आपके पास आ रहा है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, डी इज नॉट ए परफेक्ट। देखो जब इस तरह की सिचुएशन है ना, जो आपकी नोट वन या नोट टू इन दोनों में से अगर कोई भी सिचुएशन है, तो हम ये कहते हैं अजय कि दोनों नोट वन और नोट टू के लिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे बिकम आइडेंटिकल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम आइडेंटिकल का मतलब है कि नाउ कोफिशिएंट्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तो कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि दोनों इक्वेशन में आपके पास रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a बाय डी must equal to ratio of the coefficient of x b by e, that must equal to c by f. So coefficient must be proportionate का मतलब है कि a by d must equal to b by e and that must equal to c by f. So remember note 1 and note 2 में आपके जो दोनों रूट्स हैं वो सेम हो जाए। उस केस में the quadratic equation they will become identical, so it means their coefficient must be proportional.
एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, एनी डाउट, आप यहां पर पूछ सकते हैं। बोथ रूट्स आर सेम कह सकते हैं या बोथ रूट्स कॉमन, एक ही बात। नाउ आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम जो आपके पेपर में अपीयर हुआ है। देखिए क्वेश्चन ऐसा हो जाए, आपको यहां पे बताना है पी एंड क्यू का वैल्यू। पी एंड क्यू आपको बताना है सच दैट पी एक्स स्क्र प्लस 5x+2 इक्वल टू 0 एंड 3x² प्लस 10x प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट्स इन कॉमन। देखो जो आपसे कह रहा है कि मुझे पी एंड क्यू जो है वो निकाल के बताओ अगर आपके पास दोनों इक्वेशंस में दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं। तो आई थिंक वी हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट that whenever the two equations have both roots in common, so remember in the two equation the coefficients must be proportional. So coefficients proportion होने का मतलब है कि ratio of the coefficient of x के that must equal to the ratio of the coefficient of x and that must equal to the ratio of the constant term। इसमें ये बहुत जरूरी है कि जिस इक्वेशन को आप नंबर वन लेके चल रहे हैं पहले उसी के coefficients को आप पकड़ेंगे। अब यहां से अगर गुरमन आप देखो तो एक बड़ी सिंपल सी बात आती है कि p/3 विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/2 एंड दैट शुड इक्वल टू 2/। अब क्या करिए, p/3 अगर 1/2 के बराबर है तो बहुत इजली आप बता सकते हैं कि जो p का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से वजह द वैल्यू ऑफ p विल कम आउट टू बी 3/2। और अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो q का वैल्यू होगा दिस कम्स आउट टू बी 4। तो p आपका 3/2 होगा, q जो है वो आपके पास 4 के बराबर है, दैट इज द रिक्वायर्ड। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। मैं 1 मिनट के इसको पॉज दूंगा, कोई भी सवाल आपके मन में है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में एक बार बता दूं जो हमने प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ है। क्लियर है सर। ठीक है जी, चलिए हम एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब इस प्रॉब्लम को जरा समझना ध्यान से, क्या प्रॉब्लम है। देखो मैं अब जो सवाल दे रहा हूँ ना वो एक कॉमन सेंस का सवाल है, तो आप देखते हैं कैसे करते हैं। दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन वन ऑफ द ईयर, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्टली ईयर, बट आप क्वेश्चन देखिएगा। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ, आपको बताना है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन मुझे ये है x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने आपके रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के
x² + x+1 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का कंप्लीट होल स्क्वायर। और मेरे जो ऑप्शंस हैं मुझे वो कुछ इस तरह से हैं। Now it's going to be your A part. Just a moment. Three, B part 4, C part 2 और D part 0। बताइए कैसे करें। कितने रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के? हाउ विल यू स्टार्ट, एनीबॉडी प्लीज? गुरमन आप मुझे बताओगे, अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि एक सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर मैं कहूँ कि मुझे बताओ a² + b² + c² जो है वो इक्वल टू 0, तो आप मुझे बताओ a² + b² + c² जो है वो 0 कौन सी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी के लिए हो सकता है? एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं कहूँ a² + b² + c² इक्वल टू 0, so will you please tell me the possible values you have in your mind so that the entire left hand side will become equal to right hand side, the possible values of ABC? ए बी सी शुड बी जीरो। मतलब तीनों एक साथ 0 होने चाहिए। यस सर। बिल्कुल ठीक है मुझे। देखो ये पॉसिबिलिटी तभी बन सकती है जब आपका A must equal to 0 and B equals to 0 and C equal to 0, isn't it? यही है ना मुझे आपका। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है। गुरमन ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का, बस इसमें फर्क ये है कि ए का रोल प्ले कर रहा है एक्स, बी का रोल प्ले कर रहा है x+1 और सी का रोल प्ले कर रहा है x-2। तो आप बताओ, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें, अगर आप ये कहें कि ये 0 होगा तो ये तभी होगा जब आपके पास x इक्वल टू 0 होगा एंड x+1 इक्वल टू 0 होगा एंड x-2 इक्वल टू 0 होगा। अब जो मैं एंड वर्ड यूज कर रहा हूं ना, इसका मतलब है कि तीनों में आपको बताना है कि कौन सी कॉमन वैल्यू। तो आई थिंक यहां से आप कह सकते हैं जी x इक्वल टू 0 होगा एंड x इक्वल टू -1 होगा एंड x इक्वल टू 2। आप मुझे बताओ गुरमन, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 पर आप ये कह रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है? गुरमन तीनों में कुछ कॉमन है क्या? दिवित, तीनों में कुछ कॉमन है वजह? कॉमन का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा x है जिसको लेने पर तीनों ही एक साथ 0 हो जाए। देखो x इक्वल टू 0 को लोगे ना तो आपका ये यस सर। 0 बन जाएगा, लेकिन यस सर। आप जानते हैं ये और ये 0 नहीं बने। यस सर। तो एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर 0 के इक्वल नहीं होता है। जब आप x को -1 पुट करेंगे तो मुझे लगता है इसको पुट करने पर आपकी जो सेकंड टर्म है वो 0 हो जाएगी, लेकिन आपके पास पहली और जो तीसरी है वो पॉजिटिव नंबर आएंगे, उनका सम 0 नहीं हो सकता है। कॉमन है ही नहीं कुछ। ठीक है ना। इसी तरह से x को जब हम 2 पुट करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन में, तो आई थिंक जो थर्ड पार्ट है ना आपका इक्वेशन का, ये 0 हो जाएगा, जबकि ये पहले दो पार्ट है ना इनका तो वैल्यू आ जाएगा और इन दोनों का सम जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा जो कभी 0 नहीं हो सकता। इसका यस सर। मतलब है कि आपके जो नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे इक्वेशन के वो 0 होंगे, कोई भी नहीं। यहाँ ओके पर सर। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 रूट, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं। सो बी केयरफुल। अब आइए वजह नेक्स्ट में जो बात कर रहा हूँ वो जरा सुनिएगा। देखो नेक्स्ट ऐसा है कि हमें आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो क्वाड्रेटिक के बारे में। तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन लूँ।
देखो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें आपको मालूम है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र आपका ए है। ठीक है जी, और आपका जो डिस्क्रिमिनांट है वो मैं यहां पे लिखा। डिस्क्रिमिनांट जिसको हम कैपिटल डी कहते हैं वो आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए। आप भी जानते हैं मुझे डी की जो है तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो डी पॉजिटिव होता है, या फिर डी आपका इक्वल टू जीरो होता है, या फिर डी आपका नेगेटिव होता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज आपके पास। आपको एक बात ध्यान रखनी है मुझे, जो मैं यहां पर पहला नोट दे रहा हूं। अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है तो नंबर वन जो है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, तो ग्राफ जो है ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वन, वो होगा वजह आपका अपवर्ड पैराबोला। बस इतना ध्यान, वो एक अपवर्ड पैराबोला। हम ये बता दें कि अगर आपका डी पॉजिटिव हो, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफ है वो कट करता है एक्स एक्सिस को दो जगह पे, कट करता है एक्स एक्सिस को इन रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो ग्राफ टच करता है, और अगर डी आपका नेगेटिव है तो ग्राफ जो है वो नीदर कट नॉट टच। तो ऐसा है वजह, अगर ए पॉजिटिव आया है ना, तो मैंने आपको कहा कि जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो एक अपवर्ड पैराबोला होगा। तो ऐसा है कि अगर मैं ये कहूं कि जी ये आपका एक्स एक्सिस है, तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ए पॉजिटिव ये बता रहा है कि अपवर्ड है, लेकिन जो डी है ना, वो बताएगा कि अब उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ किस तरह का संबंध होगा। अगर मैं आपको ये कहूं वजह कि ए पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो अपवर्ड पैराबोला, और मैं कहूं जी डी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला तो बनेगा लेकिन दो जगह पे कट करेगा। देखो जी इस तरह का बनेगा। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव, डी इक्वल टू जीरो, तो वो सिर्फ टच करेगा। और अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो जैसे मैंने कहा कि जी डी नेगेटिव बताता है कि ना तो वो कट करेगा ना टच करेगा, तो अपवर्ड है तो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा। अब मैं ये बता दूं कि जो ये वाला पॉइंट है ना, जो इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ये वाला जो, इसमें आपने ध्यान रखना है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसका, और वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/। तीनों केसेस में यही होता है। तो यहां भी आपके पास वर्टेक्स जो होगा ये v है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -b/2a कॉमा -d/। इधर भी ये पॉइंट आपका वर्टेक्स होगा, बस वर्टेक्स अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है डिपेंडिंग ऑन कि डी कैसा। ये होगा -b/2a कॉमा -d/। तो अगर आप इन तीनों ग्राफ्स को देखोगे ना, तो एक बात आपको समझ आ जाएगा कि जब ए पॉजिटिव होता है ना, तो ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू है वो वर्टेक्स पे ही आता है। तो मिनिमम वैल्यू जो है ना वाई का, जो वाई का मिनिमम वैल्यू है वो बेसिकली आपका वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होता है। और कौन से एक्स पर आपके पास ये पूरा का पूरा मिनिमम हो जाता है, वो तीनों केसेस में एक ही चीज है, -b/2। तो आप ये कहेंगे वजह कि जब आपके पास ए पॉजिटिव है, डी चाहे कुछ भी, आपने ध्यान रखना है कि उस केस में जो ग्राफ है उसका जो मिनिमम वैल्यू है
मिनिमम वैल्यू का मतलब y का मिनिमम वैल्यू। तो ग्राफ का मिनिमम वैल्यू जो है वो बेसिकली -d/4 है। और अगर आपसे पूछे कि -d/4 होगा लेकिन ऑकर कर रहा है तो किस एक्स पे ऑकर कर रहा है, तो आप कहेंगे जी ऑकर करेगा जब एक्स आपका -b/2 है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने नोट 1 में आपको बता दिया है। एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड, एनी डाउट, आप फ्रीली पूछ सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट नोट आपके पास। मैंने आपको ये बताया क्वाड्रेटिक फंक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो पॉजिटिव होता है या इक्वल टू जीरो या नेगेटिव होता है। तो जब वो पॉजिटिव होता है तो ग्राफ जो है वो आपका कट करता है एक्स एक्सिस को रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जब वो आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो उस केस में ग्राफ टच करता है एक्स एक्सिस। और जब आपका डी नेगेटिव होता है तो ग्राफ ना तो टच करता और ना ही कट करता एक्स एक्सिस। तो हम ये भी कहते हैं वैसे कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन मैंने ऊपर लिखा है ना, इसका बेसिकली ग्राफ जो है वो हम कहते हैं वर्टिकल पैराबोला। वर्टिकल पैराबोला में दो पॉसिबिलिटीज, या तो वो आपका अपवर्ड होगा, तो अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनता है, और अगर ए आपके पास नेगेटिव है तो ग्राफ बनता है डाउनवर्ड। तो ये आपका वैसे नोट 1 है। अब मैं नोट 2 की तरफ चल। देखो नोट 2 में क्या है, अगर दिव्य तो आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ए नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वैसे वो आपका वर्टिकल पैराबोला होगा लेकिन डाउनवर्ड पैरा। ओपन फेस जो है वो नीचे की तरफ होगा। अब देखो, जैसे ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस आ गया, तो जैसे मैंने बताया कि डी का अपना एक रोल होता है। तो अगर आपके पास जो डी है वो वजह आपका पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ए नेगेटिव बता रहा है कि डाउनवर्ड पैरा, और डी नेगेटिव बता रहा है कि दो जगह पे कट करेगा, तो फोटोग्राफ ऐसे बनेगा। और अगर डी इक्वल टू जीरो हो गया, ए आपका नेगेटिव है, तो इस समय ग्राफ जो है वो पैराबोला बनेगा लेकिन वो सिर्फ टच कर। और अगर आपका डी नेगेटिव आ गया तो जो इस केस में ग्राफ जो है वो ना तो कट करेगा ना टच करेगा लेकिन रहेगा आपका डाउनवर्ड पैरा। अब ये जो तीनों पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं ना, ये तीनों के तीनों वर्टेक्स हैं। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो वही रहेगा, -b/2 है, कॉमा -d/4। ये तो एक ही पॉइंट है ना, बस अगर ए पॉजिटिव होगा तो इससे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ। यहां भी वर्टेक्स वही होगा आपका, -b/2 है, कॉमा -d/4। ये आपको याद रखना है मुझे। और ये जो वर्टेक्स है इसके फिर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, -b/2 है, कॉमा -d/4। इसमें हम देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना वो ये है कि इस केस में ना अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू, देखो आप इसको ऐसे समझो कि आप ना एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। देखो मेरा मार्कर आपके सामने, पहाड़ चढ़ते वक्त आप बिल्कुल चोटी पे पहुंच गए, उसके बाद आपने नीचे उतरना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम को अटेन कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि जब भी आपके पास ए नेगेटिव हो, ठीक है, तो ग्राफ जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बेसिकली, यानी ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वाई का मैक्सिमम वैल्यू, वो बेसिकली होगा वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट -d/4। और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जब ऑकर कर रही है तो किस एक्स पे करेंगे, तो ऑकर करेगी जब एक्स आपका -b/2 है। तो ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू -d/4 होगा, और ऑकर तब करेगा जब एक्स आपका -b/2 है। ये है जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। मैं इसको 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर रहा हूं। अब आपको कहीं डाउट है तो मुझे बताइए, फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। एनी क्वेश्चन एट एनी स्टेज, मोस्ट वेलकम। नो सर। नहीं है जो, चलिए। अब देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां से पिक कर रहा हूं, वो देखिएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर।
देखो ये क्वेश्चन मुझे आपको अपीयर हुआ है, और ईयर अगेन मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ। तो सवाल ऐसा है, ये कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू, आपको बताना है क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -3x² +2x+5। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। देखो आपको -3x² +2x+5 का मैक्सिमम वैल्यू बताना, ये क्वाड्रेटिक है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है वो -3 है, जो कि नेगेटिव। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर कॉफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, इसका मतलब क्लियर कट हो जाए कि अब आई थिंक जो ग्राफ है ना वो आपका बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो जब ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है -d/4। तो आप क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है इसको कंपेयर कर दीजिएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका ax² + bx + c है, तो आई थिंक यहां से अगर आप देखोगे कंपेयर करने से वजह, तो अगर मैं कंपेयर करता हूं देखो, तो कंपेयर करने से आपको मालूम होगा कि जो a है उसका वैल्यू आपका -3 है, b का वैल्यू आपके पास 2 है, और c का वैल्यू आपके पास 5 है। तो जब d में निकालूंगा ना तो d कितना आएगा, d बनेगा b² 4, b² माइनस आपके पास, हाँ, तो b² -4ac। तो मेरा ख्याल आप देखिएगा 4 माइनस बनेगा 4 × -3 × 5। तो आई थिंक 4 में आप ऐड करोगे 60, तो ये 64 बन जाए। तो डी जो है ना वो आपका 64 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताइए इस केस में अगर आपको कहा जाए कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो मुझे पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो -d/4 है। तो मैं कहूंगा जी इस समय आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आई थिंक इट विल बिकम -64 डिवाइडेड बाय 4 × a। तो a आपके पास -3 था, तो आई थिंक इट विल बिकम 64 डिवाइडेड बाय 4 × 3। अगर आप ध्यान से कटिंग करोगे तो आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी 16/3। तो 16/3 जो है वो इस समय गिवन आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू। और मुझे कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है वो ऑटोमेटिकली किस एक्स पे आ रहा है, तो वो एक्स जो है वो भी निकल जाएगा, वो -b/2। तो अगर कोई कहे कि जी आपका मैक्सिमम वैल्यू जो इतना है तो वो किस एक्स पे ऑकर कर रहा है, तो आप क्या करिएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 × -3 कर दीजिएगा, एंड वो जो भी आ रहा है वो अल्टीमेटली वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाला ये वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। तो हम लोग यहाँ आकर के ना आज का टॉपिक इसको हम यहाँ एंड करते हैं। तो मैंने आज जो आपको बताया एक बार उसको नटशल में एक बार फिर रिवाइंड कर दूं कि क्या हमारा डिस्कशन है। देखिए हमारा जो स्टार्टिंग में था वैसे वो डिस्कशन हमने स्टार्ट किया विद अ प्रॉब्लम जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था। मैंने एक फॉर्मेट आपको दिया, इस फॉर्मेट से मैंने फिर दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उसके बाद हमारा जो था वो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि के का वैल्यू बताओ अगर पॉलिनोमियल के कोई भी रियल लीनियर फैक्टर नहीं है। फिर मैंने आपको कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट बताया। कॉमन रूट के कॉन्सेप्ट के बाद मैंने दो इंपॉर्टेंट नोट आपको बताए, एंड देन वी हैव डिस्कस अ प्रॉब्लम। फिर हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने आपको बताया कि इसका जो ग्राफ है वो एक वर्टिकल पैराबोला होता है। वर्टिकल पैराबोला में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो अगर कॉफिशिएंट ऑफ x² आपका पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, कॉफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। और जो डिस्क्रिमिनांट है उसका तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। तो डी पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि जो ग्राफ बनेगा चाहे वो अपवर्ड बने चाहे डाउनवर्ड बने, उसने एक्स एक्सिस को कट करना है रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और अगर डी इक्वल टू 0 है तो ग्राफ जैसा मर्जी बने वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा, और अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। और उसके ऊपर फिर मैंने दो नोट आपको बताए, मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया वैसे आपके सामने। और अब उसके बाद हमारा जो है एक सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो क्वाड्रेटिक पार्ट जो आपका सीडीएस में आता है वो अब प्राइमरली 90% कंप्लीट हो चुका है। वन मोर लेक्चर इज रिक्वायर्ड और ये टॉपिक फिनिश हो गया।
Well, this is all we have for today lecture. So thank you very much. Thank you for your kind थैंक यू सर। information. Thank you. Thank you, sir. Thank you.